नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। बिहार में परसों महागठबंधन की रैली हुई थी। उसमें जो सबसे चर्चा का केंद्र बना वो था लालू यादव का पीएम मोदी पर दिया गया बयान। कल हमने इसकी चर्चा भी की थी और बताया था कि इस देश में अलग अलग जगहों पे हिंदू रीति रिवाज की परिभाषा बदल जाती है। और आपने देखा है 2014 के चुनाव से कोई न कोई ऐसा कहा गया है बात जो उस चुनाव के परिणाम को वन साइडेड कर दिया है। आपने देखा था जब 2014 में गुजरात में मणिशंकर अय्यर ने मोदी के ऊपर चाय वाला बोला था, टिप्पणी की थी और ये कहा था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर आकर मोदी को चाय बेचना चाहिए। मोदी जी ने 2014 में चुनावी कैंपेन बना दिया उसको, और आपने देखा कि चाय पे चर्चा कितना ज़्यादा ट्रेंड किया और एक माहौल बना दिया। और उसके परिणाम हम सभी को पता है, कैसे वन साइडेड विक्ट्री 2014 में नरेंद्र मोदी की हुई। उसके आगे बढ़ेंगे 2019 में राफेल डील की बात हो रही थी। उस पर राहुल गांधी उस डील में चोरी की बात बहुत जोश से उठा रहे थे, मोदी को चोर कहा और एक नैरेटिव दिया, चौकीदार चोर है। मोदी जी ने उसका भी ट्रेंड सेट किया, मैं भी चौकीदार। और उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार से 2019 की विक्ट्री 2014 से भी बड़ी हुई, ये आप सभी ने देखा। 2014 और 19 के सबक न लेते हुए विपक्ष लगातार जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो आप देखते होंगे कि मोदी के ऊपर उनके व्यक्तिगत और निजी जीवन पे टिप्पणी करने से बाज नहीं आता है। भले उसके परिणाम लगातार वो भुगते, लेकिन वो कहता है ना कि कुत्ते के पूंछ को कितनी भी आप सीधी कर दो, उसको टेढ़ा का टेढ़ा ही रहना है। वही हाल आज विपक्ष का हो गया है। 2024 में एक बार फिर से जिस प्रकार से लालू यादव ने मोदी के हिंदू होने पे सवाल उठाया, उनके परिवार के ऊपर सवाल उठाया, उनकी मां के ऊपर टिप्पणी की, और उसका रिप्लाई कल जब तेलंगाना में मोदी जी की रैली हुई तो आपने
देखा। उन्होंने एक नारा दिया, मोदी का परिवार, और उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बता दिया। वहाँ उन्होंने इसका नारा दिया। इसके फलस्वरूप आपने देखा कि भाजपा के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, धीरे धीरे ये ट्रेंड होने लगा। एक्स पे उन्होंने अपने बायो में चेंज करना शुरू किया, चाहे वो अमित शाह हों, नितिन गडकरी हों, राजनाथ सिंह हों, स्मृति ईरानी हो, बहुत सारे नेता, मोदी का परिवार। और बैठे बिठाए 2024 का ये नैरेटिव सेट हो गया, और ये चुनाव का सबसे बड़ा हथियार विपक्ष ने मोदी जी को दे दिया। आज रैली के 2 दिन बाद जब लालू यादव अपने घर पर बैठकर सोच रहे होंगे, तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उन्हें ये बोलना चाहिए था या नहीं चाहिए था, और अगर उन्होंने बोला है तो इसके परिणाम क्या आएंगे। ये जब गुनाह भाग कर रहे होंगे तो उन्हें ये अच्छे से समझ में जरूर आएगा। और मंच पे ऐसे व्यक्ति सिर्फ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस विपक्ष के कुनबे में परिवारवाद की बात जब नरेंद्र मोदी करते हैं, तो इनके डिफिनेशन की चर्चा विपक्ष कैसे देती है, ये सब बताने की बात नहीं है। आप सभी इसको जानते, देखते हैं, समझते हैं। किसी के पिता राजनीति में हैं और उनका पुत्र उसी पार्टी में एक कैडर बेस झंडा उठाने वाला से लेकर काम करते हुए अगर आगे बढ़ता है, या किसी के पिता पूर्व में किसी प्रदेश के सीएम रहे हों, मंत्री रहे हों, उनका बेटा भी राजनीति में आया, वो राजनीति कर रहा है, लेकिन इसे परिवारवाद की भाषा विपक्ष देती है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई पिता पुत्र भाजपा में विधायक और सांसद है, वो दोनों एक साथ, ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र में मिनिस्टर बना दिया गया पिता को और पुत्र को राज्य में मिनिस्टर बना दिया गया होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर उनके पिता सांसद हैं तो उनके बेटे भी सांसद बनेंगे। भाजपा में कम से कम ऐसे नहीं दिखेंगे। और जो परिवारवाद की परिभाषा इन लोगों पे फिट होती है कि पिता के बाद पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा, और उत्तराधिकारी ही नहीं बनेगा, वो पार्टी पूरी उसी के इर्द गिर्द ही चलेगी। और निश्चित तौर पे अगर आगे जाकर मुख्यमंत्री बनना हो, कुछ और बनना हो, पिता के आसन पर बैठना हो, तो वही बैठेगा। एक सवाल मैं आप लोगों से भी करता हूं, लालू यादव ने हिंदुत्व की बात की, हिंदू की बात की। हम सभी जानते हैं पिता के बाद
जो महत्व बड़े पुत्र का होता है एज ए गार्जियन, छोटे का नहीं होता है। उसकी भी वैल्यूएशन उतनी ही है। लेकिन अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो पिता के बाद कहा जाता है कि बड़े बेटे का स्थान पिता के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि लालू यादव ने अपने छोटे बेटे को आगे क्यों बढ़ाया, बड़े बेटे को क्यों नहीं बढ़ाया? कोई तो कारण रहा होगा। कारण आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत लोगों पे आरोप लगे हैं, लेकिन चारा घोटाला में लालू यादव को कोर्ट ने सजा दी, जेल गए, उन्होंने सजा काटी और अभी बेल पे बाहर है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, जब ईडी का समन आया था, पटना में वो पेशी होने के लिए गए थे, तो कैसे राजद के लोग ईडी ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे हुए थे। मीसा भारती भी थी और ये कह रही थी कि उन्हें दवाई नहीं दिया जा रहा, वो चलने में असमर्थ हैं, ईडी जबरदस्ती कर रही है, उन्हें दवा देने नहीं दे रही है। इस तरह के हमने ओपन फोरम पे ये सारी बातें देखी। जब लालू यादव इतने ही कमजोर हैं और ठीक उसके उलट जब इस तरह की रैली होती है, उनमें उनकी सहभागिता होती है और मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, तब उनकी तबीयत पे कुछ नहीं होता है। इस पे भी सवाल होना चाहिए। अपने सुविधा अनुसार आप अपनी बीमारी का हवाला देकर अपने आप को बीमार कर लें, और जब कोई नैरेटिव सेट करना हो, कहीं पे शामिल होना हो, कहीं मीटिंग करनी हो, कहीं रैली करनी हो, तो आप वहाँ जाकर इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। ये कहीं न कहीं विपक्ष ने एक बार फिर से 2024 में अपने लिए कब्र तैयार कर ली है और निश्चित तौर पे 2024 चुनाव का ये सबसे बड़ा एजेंडा होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में की। और जिस प्रकार से बीजेपी छोटे छोटे चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए जानी जाती है, आपने देखा कि इस ट्रेंड के शुरुआत होते ही मोदी का परिवार कैसे देश में चर्चा का विषय बन गया। और अभी तो चुनावी शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए मोदी जी इसे किस दिशा में ले जाते हैं और राजनीति में चीज़ों को कैसे, कहाँ, कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि मोदी से बेहतर इसको कोई जानता है। लेकिन जहां विपक्ष ने अपने पैरों पे
खुद कुल्हाड़ी मारी है, इसका भुगतान भी उसे ही करना होगा। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। आप जब मोदी जी अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, वो मेरे परिवारजनों शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भी उनकी रैली होगी, अगर आपने उस पर गौर नहीं किया है तो आप गौर कीजिएगा, मेरे परिवारजनों, इस बात के साथ वो अपनी शुरुआत करते हैं। ऐसे में बैठे बिठाए एक नैरेटिव देना और खुद ही सेल्फ गोल करना विपक्ष को बहुत भारी पड़ने वाला है। हम बराबर कहते हैं, आप देखेंगे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष इसको पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं पाता है। वो अपने नैरेटिव में ही खुद को उलझा करके रह जाता है। ऐसा लगता है कि उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है। इसी के उलट जब टीवी डिबेट में आप देखेंगे, इन राजनीतिक दलों के जब प्रवक्ता बैठते हैं, इतने लंबे चौड़े भाषण देंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक रटा हुआ चीज लगातार बोलते रहेंगे। और उसके इतर अगर आप सवाल पूछ देंगे तो दाएं बाएं झांकने लगेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ उतना ही बोलना है। चाहे आप विषय कोई भी उठा लो, उन्हें 5 चीज़ें गिनानी है, वही 5 चीज़ वो दाएं बाएं करके बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। आप अक्सर देखते होंगे, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन इन मुद्दाओं को जनता के बीच आप कैसे ले जाएंगे, उसका कोई रोड मैप आपको नजर आता है? आप जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन सिर्फ बोलने के लिए सब बोलते हैं। आप राहुल गांधी की भाषण को देख लें, आज सिर्फ जातीय गणना ओबीसी, जातीय गणना ओबीसी, मैं आऊंगा तो पहली कलम से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी सरकार बनेगी तो जातीय गणना करवा दूंगा। और ओबीसी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, भैया ओबीसी कितने हैं वो तो भाजपा के पहले लिस्ट में आप देख लो। आप तो अभी गठबंधन ही संभालने में लगे पड़े हो। कम से कम दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हो उसका टिकट क्यों काटा? आपने देखा होगा कल टीवी पे कांग्रेस के प्रवक्ता आकर कह रहे थे वो इतने ही करप्ट थे, उनका काम नहीं था तो उनको क्यों हटा दिया, भाजपा को जवाब देना चाहिए। अरे भाजपा अपना जवाब तो दे देगा, तुम पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तो निकालो, कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो बात वही है कि कौवा कान ले गया, जैसे ही बात उठी तो अपने कान को नहीं देखना है, कौवा के पीछे भागना चालू कर देते हैं। पहले अपने कान को तो देख लो कि जगह पे है कि वाकई में कौवा ने लेके गया। लेकिन यही राजनीति है, इनके पास न नीति है, न नीयत है, न प्रोग्राम है। सिर्फ किसी भी बात को पकड़ के
बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। इससे कुछ होना नहीं है। और जहां आप बात करते हैं गठबंधन की, अपने आप को इंडिया बताने की, ये भी जनता को अच्छे से दिखता है कि एक प्रदेश में आप साथ लड़ना चाहते हैं, वहीं दूसरे प्रदेश में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये क्या नैरेटिव सेट करता है? अगर आज के डेट में कोई भी विपक्ष किसी भी दल के साथ गठबंधन कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो वो पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए। नीतीश कुमार ने इसी का फॉर्मूला देकर ये गठबंधन की शुरुआत की थी कि 1 to 1 एक के अगेंस्ट एक प्रत्याशी को उतारा जाए। इस फॉर्मूले पे हम भाजपा को रोक सकते हैं। खैर, आज नीतीश कुमार बाहर चले गए, लेकिन इस फॉर्मूले पर कांग्रेस और उसके सहयोगी कितने काम कर रहे हैं ये आप सभी को पता है। केजरीवाल के साथ दिल्ली में समझौता कर लिया, पंजाब में अलग लड़ेंगे। लेफ्ट केरला में जहां कांग्रेस और लेफ्ट अलग लड़ेंगे, वहां बंगाल में चाहते हैं कि साथ में लड़ें। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम बहुत होगा तो 2 सीट देंगे, और नहीं तो अब तो अनाउंस ही कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो भैया, किस प्रकार का गठबंधन है? कौन सी तुम्हारी चुनाव समिति है? किस प्रकार से सीट शेयरिंग घीस तीर करके यूपी में कर दिया, 3-4 जगह पे जो हुई, तो ये कहने का मिल गया कि देखो देखो हमने गठबंधन कर लिया। अरे गठबंधन तो कर लिया भाई, कांग्रेस ने अभी तक कितने कैंडिडेट को उतारा है ये भी तो जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, भाजपा की अपनी स्ट्रेटजी है, वो किसे चुनाव लड़ाएं नहीं लड़ाएं। और आप देखते होंगे कि भाजपा में अक्सर सांसद बने हैं, उनका टिकट काट के नए लोगों को आने का मौका देती है। क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? जो एक धर्रे पे चलती है, उस कांग्रेस में नए लोगों को अगर इतना ही मौका दिया होता तो कांग्रेस इस तरह से बिखरती नहीं, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में बिखरी है। और जो भी नेता, अच्छे अच्छे नेता टूटकर जो आए हैं, उन्हें अपनी राजनीति समाप्त होती हुई दिखी, तभी तो वो गए ना। और आप देख लीजिए, भाजपा में आकर कई ऐसे नेता हैं, कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई केंद्रीय मिनिस्टर बना हुआ है, कोई अच्छे पदों पर है, और उनके पास अवसर है। क्योंकि यहाँ तो बात है ये कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप उसको दिखाइए। आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, उनका चुनाव के पहले रिपोर्ट कार्ड पेश होता है, और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपने कैसा काम किया है, आपके क्षेत्र में आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसके आधार पर टिकट मिलता है। क्या ये विपक्ष को नहीं दिखता है? बाकी चीज़ें अगर दिखती है तो इसको भी होमवर्क करो भाई। और फिर से मैं एक बार कहूँगा कि पटना की रैली में लालू यादव ने जो बयान दिया वो बिल्कुल निंदनीय है, और राजद को इस पर सफाई देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके परिणाम 2024 के चुनाव में आप सभी के सामने होंगे, और देखिएगा किस प्रकार से मोदी का परिवार 2024 में गुल खिलाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चूँकि
एक्शन का रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की चर्चा होनी चाहिए थी, इसलिए इस चर्चा को आप लोगों के बीच लाया। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम साथियों का दिल से धन्यवाद।